हेलो गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है, कल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। यस, आई मिस्ड योर एवरी टच। डेनमार्क, यूरोप। कुछ ही समय में एक गाड़ी किसी खाली पड़े कॉटेज के सामने आकर रुकी और उस गाड़ी में बैठी थी आयशा, अपनी मुट्ठी जकड़े, क्योंकि उसे कोई खबर नहीं थी कि अरमान उसे कहाँ लाया है। अरमान ने कार रोकी और फिर अपनी सीट बेल्ट्स खोलते हुए कहा, बाहर निकलो। आयशा अब भी खामोश बनी रही। तो वहीं अरमान सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकला और दूसरी तरफ आकर उसने बिना कुछ कहे सुने एक झटके में कार का दरवाजा खोला और आयशा को खींचकर बाहर निकाल लिया। आयशा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, कहाँ लाए हैं आप मुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते। सुना आपने? आयशा पीछे की ओर तनती जा रही थी और अरमान खींचते हुए उसे अंदर ले जा रहा था। बारिश अब भी तेज हो रही थी। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए, कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी कहीं। पहले बताइए मुझे कि आप यहाँ कैसे आए और क्यों? आयशा पीछे की खिंचती ही जा रही थी कि तभी अरमान रुका और उसने आव देखा ना ताव और आयशा को अपनी गोद में उठा लिया। आयशा पूरी तरह झटपटा गई और तेजी से अपने हाथ पैर चलाने लगी। लीव मी, आई सेड, आयशा चिल्लाने लगी। लेकिन अरमान के आगे उसकी हर कोशिश बेकार गई और वो सीधा उसे उस कॉटेज के भीतर ले आया। उस कॉटेज में बेहद अंधेरा था। एकदम डार्क था वो कॉटेज, बिल्कुल अरमान की तरह। आयशा के हाथ डर के मारे अरमान के कंधे पर कस गए और वो घबराते हुए पूरे कॉटेज पर अपनी नजरें डालकर ये समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर अरमान उसे लाया कहाँ है। कि तभी उसने सवाल किया, ये आप मुझे कहाँ लाए हैं और यहाँ क्यों लाए हैं? आयशा का इतना कहना भर था। उसी समय अरमान ने उसे वहीं पर पड़े एक सोफे पर लिटा दिया, लगभग गिराते हुए, और कहा, शश। अरमान की उंगलियां आयशा के होठों पर थी और उसने अपनी उंगली को उसके होठों पर रख उसे खामोश कर दिया था। अरमान पूरी तरह से आयशा के ऊपर हावी हो चुका था और इस समय उसके शरीर का पूरा भार आयशा के ऊपर था। आयशा अरमान के भारी बदन के नीचे दब चुकी थी और आंखें फाड़ते हुए उसे देखे जा रही थी। वहां बहुत हल्की हल्की रोशनी थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख सकते थे। अरमान का चेहरा आयशा के चेहरे के बेहद करीब था। एक बार भी नहीं पूछा, मैं कैसा हूँ? इतने दिन कहाँ था? तुमसे क्यों नहीं मिला? हम। अरमान की आवाज धीमी मगर डरावनी थी। आयशा सिहर उठी। वहीं अरमान ने अपनी उंगली को उसके होठों से हटाया और फिर उस उंगली की जगह अपना अंगूठा उन लबों पर धंसा दिया। मोहब्बत नहीं रही अब मुझसे? अरमान ने जैसे ही ये सवाल किया तो मानो आयशा के ऊपर बिजली गरज उठी। मोहब्बत तो उसने केवल अरमान से ही की थी और उसकी जगह को कभी किसी को नहीं दे पाएगी, लेकिन इस वक्त उसकी मोहब्बत के ऊपर नाराजगी और गुस्सा हावी हो चुका था। आयशा चीख चीख कर कहना चाहती थी कि उसकी जिंदगी में अरमान की जगह और कोई नहीं ले सकता, लेकिन अपने गुस्से के चलते वो कुछ नहीं बोली और उसने अरमान के सीने को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे मुझे छोड़ दीजिए। आयशा का इतना कहना भर था कि अरमान ने एक झटके में उसके दोनों हाथों की कलाई को अपनी एक मुट्ठी में भर लिया और उन कलाइयों को उसके सर के ऊपर करते हुए उसने उसके हाथ को सोफे पर धंसा दिया और अपने होंठ आयशा के इतने करीब कर दिए कि उन दोनों के होंठ आपस में टकराने लगे। पहले भी कहा था, अब एक बार फिर कह रहा हूँ, तुम्हें छोड़ने की नौबत आने से पहले मैं ये दुनिया ही जलाकर राख कर दूंगा। अरमान ने ये शब्द इतनी भयानक लहजे में कहे थे कि आयशा ये सुन थरथरा उठी। उसने अपना थूक निगल लिया। छोड़ तो पहले ही दिया था ना आपने मुझे, इसीलिए आपने महीनों तक मुझे अकेला रखा। एक बार भी मेरे पास नहीं आए, ये जानते हुए भी कि आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हुई होगी। अच्छा, क्या हालत हुई थी तुम्हारी? अरमान ने छूटते ही सवाल किया। तो वहीं आयशा ने अपनी आंखों में गुस्सा लिए कहा, मैं बताना जरूरी नहीं समझती, पर बताना तो तुम्हें पड़ेगा, जान। अरमान ने इस बार बेहद धीमी आवाज में कहा। और इससे पहले कि आयशा कुछ भी समझ पाती कि तभी उसने अरमान के हाथ अपनी टी शर्ट के भीतर अपने पेट पर महसूस किए। इस एहसास से आयशा सिहर गई। हाँ, हाथ हटाइए अपना, आयशा ने कांप रही आवाज ने कहा। लेकिन अरमान का वो हाथ फटने की वजह उसके जिस्म पर तैरते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जवाब दो आयशा, क्या हालत हुई थी तुम्हारी मेरे बिना? अरमान की आवाज बेहद सर्द और हस्की थी। आयशा की दोनों कलाई अरमान के मुट्ठी में गिरफ्त थी, इसलिए वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। मैंने कहा हाथ हटाइए। आयशा बुरी तरह से मचल उठी, तो वहीं अरमान के हाथ ना रुके। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? क्या हालत हुई थी तुम्हारी? हम। अरमान के हाथ लगभग आयशा के जिस्म की संवेदनशील हिस्से पर पहुंच चुके थे। पर प्लीज प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। आयशा का जिस्म अब ढीला पड़ने लगा था। नौबत ऐसी आ गई थी कि आयशा की जबान कुछ और कह रही थी और जिस्म कुछ और चाह रहा था। जिस्म अरमान की छूअन तलबगार हो चुका था और जुबान अब भी इनकार कर रही थी, और अरमान को ये बखूबी महसूस कर लिया।
उसी पल उसने अपने हाथ आखिरकार आयशा के जिस्म के उस हिस्से पर रख दिए जहां महसूस करते ही आयशा पूरी तरह से पागल हो उठी। अरमान झुका और उसने अपने दांतों से आयशा की गर्दन के निचले हिस्से को बाइट कर लिया। आहा! आयशा बुरी तरह कराह उठी। अरमान ने अपनी बाइट की हुई जगह को जीभ से टटोलते हुए कहा, बोलो जान, क्या हाल हुआ तुम्हारा मेरे बिना? हम आयशा तो पागल हुई जा रही थी, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। ममान! अनायास ही उसके मुंह से ये एक लफ्ज निकल गया। यस जान, कहते हुए अरमान ने अपने होंठ आयशा के होंठों पर रखे। उसका एक हाथ अब भी वहीं मौजूद था और कसता ही जा रहा था। यू मिस्ड मी, हम, अरमान ने पागल कर देने वाली आवाज में कहा। तो वहीं आयशा इस बार फूट कर रो पड़ी। यस, यस। आयशा की आंखें अब भी बंद थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उन आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं नहीं रह पा रही थी आपके बिना। आयशा पूरी तरह से अरमान के वश में होने लगी। यू मिस्ड माई टच। अरमान ने दूसरा सवाल करते हुए आयशा के बदन पर मौजूद उस टी शर्ट को निकालना शुरू किया और आयशा उसे रोकने की हर सुध-बुध खो बैठी। यस, आई मिस्ड योर एवरी टच, आयशा ने बेकाबू आवाज में कहा। इतने में ही अरमान ने उसकी टी शर्ट उसके सर से होकर ऊपर निकाल दी। इधर जैसे ही वो शर्ट आयशा के बदन से दूर हुई, अरमान ने एक झटके में उस शर्ट को जमीन पर फेंक दिया और अगले ही पल उसने पलक झपकते ही आयशा के होठों को अपनी गिरफ्त में कर लिया। आयशा इस किस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका सिर पीछे सोफे में धंसता चला गया और अरमान उसके बदन पर पूरी तरह से हावी होता चला गया। उसने बेहद ही पेशनेटली आयशा के होठों को चूमते हुए कहा, यू मिस दिस किस? आयशा की सांस छूटने लगी थी पर जैसे तैसे उसने कहा, वाई यस। यस वॉट? मान, यस मान, आयशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अरमान के होंठ मुड़ गए और उसने आयशा के होंठों के भीतर अपनी जीभ डालते हुए कहा, गुड गर्ल। ये कहते ही अरमान का दूसरा हाथ आयशा की गर्दन से होकर उसके कंधे पर चढ़ने लगा और उसने मजबूती से उसके कंधे को मसलते हुए उस ब्राई को नीचे गिरा दिया। उसका हुक तो अरमान ने पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए वो पहले से ही ढीली पड़ चुकी थी। इधर उस इनअवेयर ब्राई को अरमान ने आयशा के कंधों से नीचे गिराया। उधर अरमान ने तपते होंठ तुरंत उसी जगह पर रख दिए और बेहद सनक और जुनूनियत के साथ चूमते हुए उसने अगला सवाल जो आयशा से किया उसे सुन आयशा की सारी मदहोशी फाख्ता हो गई और अब एक दर्द और डर उसके जहन में दौड़ उठा। क्या मेरे बाद किसी ने इस जिस्म को छुआ? अरमान के इस सवाल ने आयशा को झकझोर कर रख दिया। कुछ देर पहले वो जिस कदर बेकाबू हो चुकी थी और जो गुदगुदी का एहसास उसे अपने पेट में महसूस हो रहा था, वो सब कुछ अब गायब हो चुका था। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो रात गूंज रही थी जो उसने किसी अनजान शख्स के साथ बिताई और इसी के साथ बहुत सारी कई यादें उसके दिमाग में ताज़ा हो गई जो उसने पिछले चंद दिनों में महसूस की थी। फिर चाहे वो भयानक रात हो या उस रात के बाद एक अनजाने साए का एहसास होना। वो साया, वही साया जिससे आयशा दूर भाग रही थी, वही साया जिसने आज भी उसे सताया, वही साया जिससे बचते हुए उसकी मुलाकात हुई अरमान से। ये सारा मंजर आयशा के दिमाग इस कदर हावी हुआ कि वो कांप उठी। अब जाकर आयशा को इस बात का एहसास हुआ था कि अरमान किस कदर उसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाता था कि वो सब कुछ भूल जाती थी, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से जुड़ी काली से काली रात भी भूल चुकी थी। यहाँ अरमान जानता था कि उसने आयशा से क्या सवाल किया है और क्यों किया है, और वो ये भी महसूस कर चुका था कि अब आयशा के चेहरे का हर रंग उड़ चुका है और वो दहशत में भर उठी है कि तभी अरमान ने उसे एक झटके में ऊपर उठाया। अब आयशा अरमान की गोद में बैठी थी। उसके दोनों पैर अरमान की कमर के दर्द फंसे थे और हाथ उसकी गर्दन में झूल रहे थे। दोनों का जिस्म आपस में चिपका हुआ था कि तभी अरमान ने आयशा के दूसरे कंधे से भी उस इनरवियर को गिराते हुए कहा, मैं जानता हूँ, मेरे बिना इस बदन को कोई नहीं छू सकता। ये कहते ही उसने आयशा की आंखों में देखा। एम आई राइट जान? ये कहते ही अरमान ने वो आयशा की इनरवियर आखिरकार उसके जिस्म से पूरी तरह निकालकर जमीन पर फेंक दी और आयशा स्तब्ध रह गई। अंडस्को बनारस, इंडिया। किसी हॉस्पिटल के वार्ड में बेहद ही तेज कदमों के साथ एक शख्स का खाना हुआ और उसी शख्स ने अपने सामने आ रहे डॉक्टर को देखते ही सवाल किया, कहाँ है वो? आप चलिए मेरे साथ, उस डॉक्टर बेहद व्यस्त आवाज में कहा और उसे शख्स को तुरंत एक वार्ड में लाया। उस वार्ड के भीतर आते ही उस शख्स ने सामने बेड पर बैठी एक महिला को देखा और वहीं पर किनारे अपनी झुकाए खड़े एक लड़के को भी। उन दोनों को देख उस शख्स ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने कदम भीतर बढ़ाने लगा। उस बेड पर बैठी महिला का सिर झुका हुआ था और चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे कि तभी वो शख्स उस महिला के पास आया और जैसे ही कुछ कहने को हुआ उसी पल उस महिला ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वो शख्स थमा रह गया। यहाँ वो महिला लड़खड़ाते कदमों के साथ बिस्तर से नीचे उतरी पर तभी उसके कदम लड़खड़ा गए
ये देख वो शख्स जैसे ही उस महिला को संभालने के लिए आगे बढ़ा, उसी पल उस महिला ने एक दफा फिर उसे रोक दिया। वो बेहद गुस्से में थी और ये बात उनके चेहरे से जाहिर हो चुकी थी। वो सीधा उस शख्स के सामने आ खड़ी हुई। इधर वो शख्स जैसे ही बोला, अब आप कैसा महसूस? पर तभी सटक एक तमाचे की आवाज उस कमरे में गूंज उठी। कोने में अपना सिर झुकाए खड़ा हो लड़का भी ये देख हैरान रह गया। इधर उस महिला ने बेहद गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें एक औरत के जज्बातों के साथ खेलने की अभय ठाकुर? हाँ, उस महिला के सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं अभय था, तो वही महिला रुक्मिणी ठाकुर थी। तो वहीं उधर कोने में खड़ा लड़का ऋषभ था। अभय का चेहरा किस्मत जमीन की ओर झुका हुआ था। उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर रुक्मिणी की आंखों में देखा कि तभी रुक्मिणी ने कहा, अगर पति होने का फर्ज नहीं निभा सकते थे तो शादी क्यों की तुमने माया से? ये सुनते ही अभय का चेहरा सख्त हो गया और उसने एक तपती नजर ऋषभ पर डाली। अभय की नजरों को खुद पर महसूस करते ही ऋषभ ने अपनी नजरें झुका ली। ये देखते ही हमें को एहसास हो गया कि रुक्मिणी को माया और अभय के बीच चल रही नफरत की जंग के बारे में ऋषभ ने ही बताया है। और ये देखते ही बेहद क्रोध में अभय के जबड़े कस गए। अंडस्को। तो वहीं दूसरी तरफ माया को इस अभय के कुछ आदमी कहीं ले जा रहे थे, शायद किसी से मिलवाने। वो आदमी उसे इसलिए ले जा रहे थे क्योंकि माया को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी जब तक अभय इस बात की परमिशन ना दे। खैर, कुछ ही समय में माया एक हॉल में आई। उसे वहां पर छोड़कर वो आदमी वहां से चले गए तो वहीं माया की नज़र उस शख्स पर टिकी रह गई जो इस वक्त कुछ दूरी पर पीठ करके खड़ा था। कौन? माया ने सवाल किया। और ये सवाल सुनते ही उस शख्स ने जैसे ही धीरे से अपना शरीर घुमाया तो अब जो चेहरा माया की नज़रों के सामने आया उसे देख माया ढीली पड़ गई। रघु, दर्द भरी आवाज में माया की जबान से बस ये एक लफ्ज निकल पाया। हाँ, रघु एक दफा फिर माया के सामने आ खड़ा हुआ था। साले, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी को हाथ लगाने की? बनारस, इंडिया। रघु को अपने सामने खड़े देख माया की आंखें हैरानी के मारे फैल चुकी थी। उसे एक पल के लिए यकीन ही ना हुआ कि रघु वाकई उसके सामने खड़ा है। माया की पलकें भीग गईं और वो भागते हुए सीधा रघु के सीने से आ लगी। तो वही माया जैसे ही रघु के गले लगी वैसे ही रघु के कदम पीछे की ओर डगमगा गए, लेकिन उसने बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया और खामोश खड़ा रहा। उसके हाथ हवा में ही रुक रह गए थे क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी माया को छूने की। वही माया उसके गर्दन में अपनी बाहें डालकर फूटकर रोए जा रही थी। रघु को बेहद तकलीफ हो रही थी माया को इस हाल में देख, और अब जाकर उसने अपने कांपते हाथों से माया की पीठ पर रखा और उसे कसके गले से लगा लिया। कहाँ थे तुम? माया की टूटी हुई आवाज रघु के कानों में पड़ी। तो वही उसके इन शब्दों को सुन रघु समझ चुका था कि वो किस तरफ से होकर गुजर रही है। मुझे माफ कर दो माया, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं था, रघु ने हल्की आवाज में कहा। उसे अपने दिल में बेहद दर्द महसूस हो रहा था माया का ये तड़प भरा रूप देख। कि तभी माया धीरे से रघु के सीने से अलग हुई, पर दूर नहीं, और उसने रघु की आंखों में देख कहा, मैं अकेली पड़ गई हूँ रघु, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में मेरा। शश। रघु ने माया के होठों पर अपना हाथ रख उसे खामोश कर दिया और कहा, मैं पहले भी तुम्हारे साथ खड़ा था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ, खुद के रहते तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा माया। रघु के इन शब्दों से माया का दिल भर आया। उसने अपनी पलकें झूला ली और बोली, मुझे घुटन होती है यहाँ रघु। ये कहते ही माया ने बेहद पेनफुल नजरों के साथ रघु को देखा। मैं मर जाऊंगी यहाँ। बस, रघु ने तुरंत उसे खामोश कर दिया। कुछ नहीं होगा तुम्हें, और मैंने कहा ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो क्यों ऐसे शब्द बोल रही हो? रघु की इस बात पर माया के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। अब किसी पर भी भरोसा करने का दिल नहीं करता। माया की आवाज बेहद दर्द से भरी हुई थी। कि तभी रघु ने धीरे से अपने हाथ उठाया और पहले तो उसके हाथ जरा से कांपे, पर उसने जैसे जैसे खुद को संभाला और फिर अगले ही पल उसने माया के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छो। रघु इससे आगे कुछ भी कह पता कि तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का आ बैठा। एक पल के लिए तो रघु और माया दोनों सन्न रह गए। उस मुक्के में इतनी ताकत थी कि रघु के कदम खुद ब खुद पीछे की ओर लड़खड़ाते चले गए और वो माया से कदमों की दूरी पर जा खड़ा हुआ। माया स्तब्ध खड़ी रघु को देखती ही रह गई, और वहीं रघु, जो एक पल के लिए तो पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था, उसने जोर से अपना सिर झटका खुद को होश में लाने के लिए। दूसरे ही समय उसने अपनी नाक से कुछ बहता हुआ महसूस किया, और ये महसूस करते ही उसने ऐसे ही अपनी नाक के नीचे उंगली लगाई और उस उंगली को अपने सामने किया तो अवाक रह गया, क्योंकि उसकी नाक से खून निकलने लगा था। और इस खून को देख अब जाकर वो पूरी तरह से होश में आया, और अगले ही झटके में उसने अपनी गर्दन जैसे ही उठाई तो अपने सामने खड़े शख्स को देख उसकी आंखें फटी रह गई। इधर माया, जो अब भी मुंह फाड़े रघु की इस हालत को देखे जा रही थी, उसने अब जाकर इस हरकत को करने वाले शख्स को देखा और उसे देख माया भी जड़ रह चुकी थी।
क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अभय था। अभय, जिसका चेहरा इस वक्त बुरी तरह से खौल रहा था। उसकी तपती हुई नजरें केवल और केवल रघु को देखे जा रही थी कि तभी उसने अपने कदम रघु की ओर बढ़ाए और एक झटके में उसकी कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए चिल्लाया, साले हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी को हाथ लगाने की? औकात भूल गया है क्या अपनी? अभय को इस कदर गुस्से में देख कुछ समय तक तो रघु खामोश रह गया था, पर अगले ही पल उसका खुद का खून खौल उठा और उसने भी पलटकर अभय की कॉलर पकड़ ली। शायद दुनिया में ये पहला ऐसा शख्स था जिसने अभय ठाकुर की कॉलर में अपना हाथ डाला। रघु भी बराबर तैश के साथ अभय की आंखों में आंखें डाल चिल्लाया, ये शब्द तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते ठाकुर, क्योंकि जो आदमी खुद शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी औरत के साथ बिस्तर बांटता है उसे कोई अधिकार नहीं औकात की बात करने का। रघु ने अभय को बराबर टक्कर दी थी तो वहीं अभय के चेहरे के जबड़े कस गए और उसने कहा, साले लगता है कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आया मैं तेरे साथ, इसीलिए ये जबान काबू से बाहर हो गई है। कोई बात नहीं, तो जैसे खुले जानवरों को काबू करना अभय ठाकुर को बखूबी आता है। ये कहते ही अभय गुस्से में रघु को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। तो वही माया जो अब तक खामोश खड़ी थी और अचानक से अभय को देख हैरान हो गई थी, वो अब होश में आए जब उसने रघु को इस हालत में देखा। वो तुरंत भागते हुए अभय के ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसे अपने सामने खड़े देख अभय के कदम एक जगह रुक गए और उसने बिना कोई बहस करते हुए सिर्फ चंद शब्द कहे, हट जाओ मेरे रास्ते से। माया निडर खड़ी रही और अभय की आंखों में देखती रही। छोड़िए रघु को, माया ने बेखौफ आवाज में कहा। अभय ने रघु की कॉलर पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत कर दी और माया की आंखों में आंखें डालकर बोला, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? ये सुन माया के होठों पर एक कड़वी और नफरत भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, कुछ नहीं कर पाऊंगी। आखिरकार आपकी तरह बेगैरत नहीं हूं जो 1000 मर्दों के साथ जाके रात गुजारे। माया, अभय चीख उठा। आवाज नीचे अभय ठाकुर। और आखिरकार इस बार माया ने भी अपनी भारी आवाज से अभय को खामोश कर दिया। शादी की है आपने मुझसे, खरीदा नहीं है मुझे जो अपनी शौकीन चीज बनाकर इस्तेमाल करे। माया बेहद गुस्से में थी। अभय ने दांत पीसते हुए कहा, ज्यादा मत बोलो माया, अच्छा नहीं होगा। अच्छा किया ही कब है आपने मेरे साथ? कभी नहीं, इसलिए कोई हक नहीं आपको मेरी जिंदगी में दखलंदाजी देने का। ये कहते ही माया अभय और रघु के पास आए और उसने पलक झपकते ही रघु की कॉलर अभय की पकड़ से छुड़वाई। और फिर वो रघु की आंखों में देख बोली, तुम जाओ यहाँ से रघु। ये सुन रघु हैरान रह गया और उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हूँ माया? माया बोली, मैं सब कुछ सोच समझकर कह रही हूँ रघु, प्लीज फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन प्लीज रघु, माया ने बीच में ही उसकी बात काट दी। रघु मन मार कर रह गया और उसकी नजरें सीधा अभय पर जाकर टिक गई। वो कुछ पलों तक खामोश खड़ा अभय को घूरता रहा और फिर उसने वहां से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, पर जाने से पहले उसने आखिरी दफा अभय को देखकर कहा, खबरदार जो माया को कोई भी तकलीफ पहुंचाई, वरना मैं भले ही मर क्यों ना जाऊं पर साथ में तुम्हें भी मार डालूंगा अभय ठाकुर। ये सुनते ही अभय के होंठों पर मुस्कान आ गई। अब गीदड़ मुझे धमकियां देंगे। ये धमकी बहुत जल्द सच भी हो जाएगी ठाकुर, बस देखते जाओ। ये कहते ही रघु वहां से चला गया। उसके जाते ही माया भी तुरंत बेहद क्रोध में उस हॉल से जाने लगी, क्योंकि वो अभय की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। पर इससे पहले कि वो अपने 2 कदम भी आगे बढ़ा पाती कि तभी अभय ने पीछे से ही उसकी कलाई थाम ली। ये देख माया के कदम जहां के जहां रुक गए। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। हाथ छोड़िए मेरा, मुझे तुमसे बात करनी है। हर बार की तुलना में आज अभय की आवाज में हल्की सी नरमियत थी। मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा, माया का इतना कहना भर था कि तभी अभय ने एक झटके में माया को खींचकर पलटते हुए दीवार से लगा दिया। माया की पीठ दीवार से जा टकराई और अभय उसके बेहद करीब, लगभग उसके ऊपर चढ़ ही गया और माया के चेहरे को देखे बेहद सर्द आवाज में बोला, कभी नहीं। अंडस्को डेनमार्क, यूरोप। आयशा की अपर बॉडी से इस वक्त हर कपड़ा हट चुका था और वो अरमान की गोद में उसके सीने से लगकर बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और ही था। कुछ देर पहले अरमान के पूछे गए वो सवाल आयशा के दिमाग में शोर कर रहे थे और उन्हीं सवालों में एक ऐसा सवाल था जिसने आयशा को झकझोर कर रख दिया था। क्या मेरे बाद किसी ने इस जिस्म को छुआ? ये सवाल जैसी आयशा के कानों में पड़ा, उसे सुन उसके दिल और दिमाग में वो सारी काली ही यादें ताज़ा हो गई। वो अचानक से कांपने लगी। उसके कांपते जिस्म को देख अरमान उसे कसके अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर अपने सीने पर रख वो उसकी पीठ से हिलाने लगा। शश, डोंट स्कैर जान, अरमान उसकी पीठ पर अपने हल्के हल्के हाथ चलाते हुए बोला। तो वहीं आयशा के हाथ अरमान के कंधे पर कस गए कि तभी अरमान ने कहा, जानना नहीं चाहोगी कि मैं इतने वक्त से कहाँ था? अरमान ने जानबूझकर अपना सवाल घुमाया। मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर मान, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी थे पर आपकी वजह से सहा सब कुछ मैंने है।
आयशा की आवाज़ बिखरी हुई थी। तो वही अरमान ने कहा, मुझे मजबूर भी तुमने ही किया था। मैंने। आयशा हैरान रह गई। अरमान ने धीरे से उसका चेहरा सामने किया और फिर उसके गाल थामकर बोला, अगर तुमने मुझ पर जरा सा भी भरोसा दिखाया होता तो आज ये नौबत ही ना आती। ये सुनते ही आयशा गुस्से में भर उठी। उसने अगले ही पल अरमान की कॉलर पकड़ ली और फ्रस्ट्रेशन के मारे चिल्लाते हुए बोली, भरोसा भरोसा भरोसा। किस भरोसे की बात कर रहे हैं आप? सालों से आपने मेरे पापा को कैद कर रखा था और आप उम्मीद करते हैं मैं आप पर भरोसा करती? मुझसे वादा किया था आपने कि आप अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ देंगे, पर आपने धोखा दिया मुझे, झूठ कहा मुझसे, और मुझसे भरोसे की उम्मीद करते हैं आप। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं आपके मुंह से सब सुनना चाहती थी, और ये मेरा भरोसा ही था जो इन सब के बाद भी आपके मुंह से कहे गए शब्दों को पर विश्वास करना चाहती थी। लेकिन आपने आपने क्या किया मेरे साथ? चले गए आप मुझे छोड़कर। एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि आपके बिना मैं हूं कैसी। आयशा ने आज अपने दिल में भरा सारा गुस्सा और दर्द बाहर निकाल दिया था। अरमान खामोश बैठा उसकी शक्ल देखता रहा। क्या हुआ? अब जवाब नहीं है आपके पास? हाँ, आयशा बेहद गुस्से में बोली। तो वही अरमान को मानो कोई फर्क ही ना पड़ा। उसने धीरे से आयशा के गाल को चूम रहे बालों को कान के पीछे सरकाया और कहा, पहले से भी हसीन हो गई हो तुम। अरमान ने इन शब्दों से पूरे जज्बातों को ही बदल कर रख दिया, और ये कहते ही उसने आयशा के पूरे जिस्म पर अपनी नजरें डाली। आयशा ने जैसे ही अरमान की नज़रों को खुद के बदन पर महसूस किया, उसने भी अपनी गर्दन नीचे झुकाई और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि इतनी देर से वो अरमान के सामने किस हालात में बैठी है। ये देख उसका गुस्सा तो छूमंतर हो गया, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। वो तुरंत अपने हाथों से खुद के सीने को छिपाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ खुद के सीने पर रखना चाहे, उससे पहले ही अरमान ने बीच में ही उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर धकेलते हुए सोफे पर गिरा दिया। आयशा की धड़कनें बढ़ गईं। अरमान एक बार फिर उसके ऊपर आ चुका था। उसके दोनों हाथ आयशा की कलाई पर जकड़े थे और नजरें उसकी नजरों को देख रही थी। एक कबीर ने तुमसे मेरे बारे में कुछ लफ्ज कहे और तुमने उन पर यकीन कर लिया। ये था तुम्हारा ट्रस्ट? अरमान की आवाज़ अब बेहद डरावनी हो गई। तो वहीं आयशा की आंखें फैल गईं। अंदाजा भी नहीं है तुम्हें इस बात का जान कि तुम्हारे पापा आज अगर जिंदा हैं तो इस अरमान मलिक की वजह से। अरमान ने जैसे ही ये लफ्ज कहे तो मानो आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। किस किस एंड किस, बनारस, इंडिया। अरमान के शब्दों को सुन आयशा के होश उड़ चुके थे। उसे अब तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर अरमान ने कहा तो कहा क्या, कि तभी उसने अपने कांपते लिबों के साथ सवाल किया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सुनते ही अरमान के होंठों के किनारे मुड़ गए और उसने कहा, सच, वो सच जिस पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए था, पर नहीं, तुमने किसी और का साथ चुना आयशा। लेकिन मुझसे तो कहा गया था कि आपने सालों से मेरे पापा को अपनी कैद में रखा है। आयशा बेहद घबराने लगी थी। वही उसकी इस बात पर अरमान ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, यही तो दिक्कत है आयशा, तुमसे किसी ने कुछ कहा और तुम यकीन कर गई। आयशा की आंखें भारी होने लगी थीं। वो बेसब्री भरी आवाज में बोली, आप प्लीज साफ साफ बताइए कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? और मेरे पापा, उन्हें किसने कैद किया था और क्यों? ये सुनते ही अरमान आयशा के ऊपर से हटा, तो वही आयशा अपना सीना छिपाते हुए उठ गई। कुछ पहनने के लिए था नहीं, क्योंकि अरमान ने उसकी टॉप तो पहले ही फाड़ दी थी। अरमान ने कुछ पलों तक उसे खुद को छिपाते हुए देखा और फिर उसने धीरे से अपना सर हिलाते हुए अपनी शर्ट की बटन खोल दी। शर्ट खोलने के बाद उसने उसे उतारकर आयशा के ऊपर डाल दिया। आयशा ने तुरंत उस शर्ट को खुद के सीने से लगा लिया और खुद को छिपाकर बैठ गई। वही अरमान ने बेहद गहराई के साथ कहा, क्या छिपाती हो मुझसे? वो जो मेरी नजरों में बस चुका है। आयशा का चेहरा लाल हो गया ये सुनकर, और वो चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए बैठी रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए। अरमान खामोशी से उसका शर्म से डूबा हुआ चेहरा देखता रहा और फिर दूसरी ओर मुड़कर उसने कहा, क्या खाना पसंद करोगी? ये सुनते ही आयशा बेहद हैरानी के साथ अरमान को देखने लगी, क्योंकि अभी अभी उसने अरमान से बहुत जरूरी सवाल किया था, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय अरमान उसे ये पूछ रहा था कि वो खाने में क्या खाएगी। इसलिए आयशा बेशक हैरान हो चुकी थी। तो वही अरमान ने जब उसे खुद को घूरते हुए पाया तो उसने कहा, मुझे खाना चाहती हो? ये सुनते ही आयशा सकपका उठी। ये आप क्या कह रहे हैं? जो पूछा है उसका जवाब दो, क्या खाओगी? अरमान ने अपने वही पुराने अड़ियल रवैये के साथ कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच जानना है। आखिर आपने क्यों मुझसे सच्चाई छिपाई? आप कहाँ थे अब तक? मुझे क्यों दूर रखा खुद से? और मेरे पापा, उनसे क्या रिश्ता है आपका? आयशा ने अपने सवालों की झड़ी लगा दी थी। अरमान ने जो सवाल किया था उसका जवाब अभी तक उसे नहीं मिला था, इसलिए वो बेहद अजीब तरह से अपने बालों में हाथ घुमाने लगा और तभी अचानक से उसने पलक झपकते ही आयशा को अपनी गोद में उठा लिया।
ये देख आयशा हैरान हो गई, हालांकि उसके हाथ अरमान की गर्दन में फंस चुके थे, पर वो झटपटाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अरमान उसके सवाल का जवाब दिए बिना उसे कहीं ले जाने लगा और कुछ ही देर में वो दोनों किचन में खड़े थे। अरमान ने तुरंत उसे किचन काउंटर पर बिठाया और उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ स्लैब पर टिकाते हुए इसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। आयशा का दिल धक्का रह गया ये देख। अरमान ने उसका चेहरा देख सर्द आवाज में कहा, क्या खाओगी? अरमान की आवाज इस बार बेहद अजीब थी, जिस वजह से आयशा चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई। उसने अपनी धीमी जबान के साथ कहा, पानी पीऊंगी। ये सुन अरमान ने एक गहरी सांस ली। वो उससे दूर हुआ और आयशा के लिए एक गिलास पानी ले आया। उसने उसके सामने पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, खाओ इसे। ये सुन आयशा की आंखें सिमट गई। पानी को कैसे खाऊं? सवाल तो मेरा खाने को लेकर था ना, जवाब में तुमने पानी मांग लिया, अरमान ने कहा। तो इस बार आयशा भी चिढ़ उठी। आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते और मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। नहीं दूंगी मैं जवाब, सुना आपने न। पर इससे आगे आयशा कुछ भी कहती कि तभी अरमान ने उस पानी के गिलास को तो जमीन पर फेंक दिया और खुद अपने होंठ आयशा के होंठों पर धर दिए। आयशा की जबान में आया हर एक शब्द उसकी हलक में अटक कर रह गया और वही अरमान ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया, जिससे आयशा का पूरा बदन अरमान के सीने से चिपक गया और उसके होंठ इस कदर अरमान के होठों से जा मिले कि मानो अब कभी आज़ाद ही नहीं होंगे। नहीं सुना मैंने कुछ, अब बोलो, अरमान ने किस के बीच में कहा। आयशा को तो सांस तक लेना दो घर हो चुका था, लेकिन तभी उसने कोशिश करते हुए कहा, मां मुझे। एक बार फिर उसके लफ्ज़ अटक गए जब अरमान ने दोबारा हूबहू उसी पैशन के साथ आयशा को चूम लिया। अब भी कुछ बोलना है? अरमान ने फिर से किस करने के दौरान कहा। आयशा ने फिर से कुछ बोलना चाहा, हाँ मुझे, पर इस बार भी वही हुआ। अरमान ने अपने लिबों से उसके लिबों को खामोश कर दिया और अब आयशा कुछ भी बोलने की सुध में ना रही। कुछ समय बाद जब आयशा पूरी तरह से खामोश हो गई तब जाकर अरमान ने उसके होठों को रिहा किया और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रख कुछ समय तक चुपचाप उसका चेहरा देखकर उसने कहा, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें आज ही मिलेंगे। ये सुनते ही आयशा की जान में जान आई और वो अरमान की ब्रीथलेस किस की वजह से गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसकी आंखों में बेहद उम्मीद से देखने लगी। सच? आयशा ने कहा। तो इसका जवाब अरमान ने उसके होंठों को चूम कर दिया। अब बताओ क्या खाओगी? ये सुन आयशा का दिल भर आया। उसने कहा, जो आपने पहली दफा बेंगलों में मेरे लिए बनाया था। ये कहते आयशा के जहन में वो पुराने पल ताज़ा हो गए और वही अरमान उसके चेहरे पर आई उस हल्की सी चमक को देखने लगा। अंडस्को बनारस इंडिया। रघु के जाते ही माया भी तुरंत बेहद क्रोध में उस हॉल से जाने लगी, क्योंकि वो अभय की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। पर इससे पहले कि वो अपने 2 कदम भी आगे बढ़ा पाती कि तभी अभय ने पीछे से ही उसकी कलाई थाम ली। ये देख माया के कदम जहाँ के जहाँ रुक गए। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। हाथ छोड़िए मेरा, मुझे तुमसे बात करनी है। हर बार की तुलना में आज अभय की आवाज में हल्की सी नरमियत थी। मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा, माया का इतना कहना भर था कि तभी अभय ने एक झटके में माया को खींचकर पलटते हुए दीवार से लगा दिया। माया की पीठ दीवार से जा टकराई और अभय उसके बेहद करीब, लगभग उसके ऊपर चढ़ ही गया और माया के चेहरे को देखे बेहद सर्द आवाज में बोला, कभी नहीं। माया भी बराबर आग लिए अभय को देखे जा रही थी। मुझे हाथ मत लगाया कीजिए आप, वरना अगली बार। अगली बार क्या? हाँ, हाथ तोड़गी मेरा, अभय ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, जरूरत पड़ी तो एक दिन ये शुभ काम भी कर डालूंगी, माया ने बेहद गुस्से में कहा। तो वही अभय के होठों पर एक लड़की थी मुस्कान आ गई और उसने कहा, मानना पड़ेगा, आग तो खूब है तुम्हारे अंदर भी, हमेशा से थी, बस कभी आपको इस बात का एहसास ना होने दिया। हो जाने देती, बेहतर रहता, अभय ने छूटते ही कहा। कि तभी अचानक से माया ने अपने शार्प मूव्स का इस्तेमाल कर एक झटके में अभय के हाथों को अपनी बाजू से हटाया और दूसरे ही पल अपने दूसरे हाथ से अभय की कलाई मरोड़ दी। अभय खुद एक बार को हैरान रह गया उसकी इस हरकत पर, क्योंकि ऐसा वो इस वक्त इसके लिए तैयार ही नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि माया से हार जाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल बात हो, लेकिन वो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, इसलिए कई बार माया के आगे हार जाता था। पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि माया कमजोर हो। वो भले ही अभय और अरमान जैसे ट्रेन शख्स को ना हराम पाए, लेकिन उनसे 10% भी कम ट्रेन गुंडों को वो पल भर में धूल चटा सकती थी। इधर माया ने अभय की कलाई मरोड़ते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर ठाकुर, दर्द हुआ? अभय ने उफ तक ना की, बल्कि वो मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हल्की सी पीछे की ओर करते हुए बोला, ठाकुर साहब से सीधे मिस्टर ठाकुर, कमाल है। बिल्कुल, जिस तरह आपने मुझे मुहतरमा से माया बना दिया, उसी तरह आप भी मेरे लिए अब सिर्फ और सिर्फ अभय ठाकुर ही हैं। माया के पास हर बात का जवाब था।
और वो अपने शब्द पूरे कर ही पाई थी कि तभी अचानक से अभय ने एक झटके में उसकी कलाई को पकड़कर इस बार खुद उसे घुमाकर अपने सीने से लगा लिया। अब नज़ारा ऐसा था कि माया अभय की गिरफ्त में थी। उसकी पीठ अभय के सीने से लगी थी तो वही अभय के होंठ माया के कानों को छू रहे थे। माया की सांसें तेज हो गईं तो इधर अभय ने उसके कानों के करीब आकर कहा, ये गुस्सा तुम्हारा सिर्फ इसलिए है ना कि मैं किसी और के साथ अपने जिस्म को बांटता हूँ। ये सुनते ही माया का दिल कांप गया। वो इस बारे में जिक्र तक नहीं करना चाहती थी। आप चाहे तो खुद को कोठे में बेच आएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, माया चीखते हुए बोली। फर्क तो तुम्हें रोम रोम को पड़ता है मोहतरमा। माया थम गई। वो थम गई, स्तब्ध रह गई और उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि आज अभय ने इतने महीनों बाद माया को मोहतरमा कहा था। ये वो शब्द था जो अपने ही आप में उन दोनों की मोहब्बत की किताब था। सिर्फ इस एक शख्स ने माया के शरीर को ढीला कर दिया। सिर्फ इस एक शब्द में ये ताकत थी जो माया को कमजोर बना सके। कि तभी अभय ने एक झटके में उसे अपनी नजरों के सामने किया। अब अभय और माया का चेहरा इंच भर के फासले पर भी नहीं था। दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी और अभय के बेहिसाब माया के चेहरे को देखे जा रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से माया के एक गाल को थाम कर कहा, अपने दिमाग से ये गलतफहमी मिटा दो मोहतरमा कि तुम्हारे ठाकुर साहब अपनी मोहतरमा के रहते किसी और को हाथ भी लगाएंगे। ये सुनते ही माया का दिल धड़कना बंद कर गया। उसकी आंखें फटी रह गई और वो अभय को देखती ही रह गई। और वही अभय ने उसके होंठों पर अपना अंगूठा सहलाते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। मुझे कभी किसी और ने नहीं छुआ माया। जब से तुम मेरे दिल के करीब आई हो तब से ये अभय ठाकुर कभी किसी और के करीब ना जा सका। माया की आंखों से आंसू चलने लगे थे, लेकिन सवाल ये था कि क्या इतनी आसानी से माया अभय को माफ कर पाएगी। भले ही अभय के लिए वो सब एक झूठ था, पर उस झूठ ने तिन तिन कर मारा तो माया को था ना। तो क्या इतना आसान होगा माया के लिए वो सब भूला पाना जब वो अपनी ही आंखों के सामने अपने ही प्यार, अपने पति को किसी और का होता हुआ देखती थी। कंटिन्यूड। लेकिन आगे के प्लॉट्स फुल मजेदार हैं, रोमांस से भरे हुए, क्योंकि अभय और अरमान इतने महीनों की दूरियों की कसर जो निकालेंगे। अमावस्या के चांद का चेहरा अगेन। मैं कुछ नहीं करूंगी, सब कुछ वो दोनों करेंगे, मैं तो सीधी बच्ची हूं ना। कैन वी मैरी? बनारस, इंडिया। मैं हमेशा तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। मुझे कभी किसी और ने नहीं छुआ माया। जब से तुम मेरे दिल के करीब आई हूँ तब से ये अभय ठाकुर कभी किसी और के करीब ना जा सका। माया की आंखें अभय की आंखों में देखे जा रही थी, लेकिन चेहरे पर ऐसे भाव थे जिन्हें पढ़ पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। अभय के ये शब्द माया के कानों में किसी धुन की तरह गूंज कर रह गए थे। उसे अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने अभी सुना तो सुना क्या हम हैं। ये वो शब्द थे जिनमें सच्चाई थी, पर उन पर यकीन कर पाना क्या इतना आसान होगा? जो दर्द इतने समय तक अभय ने माया को दिया, क्या उसे भूल पाना इतना सरल होगा? और इसका केवल एक जवाब था, नहीं। और इसी के साथ माया ने एक झटके में अभय के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेल दिया। अभय के कदम तुरंत पीछे की ओर डगमगा गए तो वही माया उसकी आंखों में देख चिल्लाई, दूर रहिए मुझसे। माया की आवाज इतनी तेज थी कि वो आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अभय उसकी आंखों में देखता रहा और यहाँ माया अपनी आग से भरी आंखों के साथ अभय को देख बोली, खबरदार जो अब मेरे साथ कोई छल किया। ये सुन अभय ने तुरंत कहना चाहा, ये छल नहीं है माया। बस, माया ने उसे हाथ दिखाकर बीच में ही रोक दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना है मिस्टर अभय ठाकुर। ये कहते ही माया ने अपने हाथ जोड़ लिए। आपको आपकी नफरत और मोहब्बत मुबारक हो, पर मेरा अब इस मोहब्बत से भरोसा उठ चुका है, इसलिए नहीं सुनना मुझे अब कुछ भी। ये कहते ही माया वहां से पलटकर तुरंत जाने लगी। अभय उसके इन शब्दों को सुन समझ चुका था कि उसने माया को किस हद तक चोट पहुंचाई है, और माया का गुस्सा हर हाल में जायज था, क्योंकि अगर वो मान भी ले कि अभय ने उसे धोखा नहीं दिया है, तो क्या इतना आसान होगा उसके लिए उन पलों को भुला पाना जो उसके लिए सदियों के बराबर थे। अभय ने तुरंत खुद को संभाला और अगले ही पल जैसे ही माया वहां से आगे बढ़ी कि तभी अभय ने एक बार फिर माया की कलाई पीछे से पकड़ ली, लेकिन इस बार बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है माया, पर एक बार मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? हाँ। ये कहते ही माया अपनी कलाई छुड़ाते हुए अभय की आंखों में आक्रोश के साथ देखने लगी। क्या आपने कभी मेरी सुनी है? क्या आपने मेरे दिल की बात बात जाननी चाहिए? क्या आपने मेरे जज्बातों की परवाह की? और अब भला क्यों आप खुद को मेरी नज़रों में सही साबित करना चाहते हैं? नफरत करते हैं ना मुझसे? तो फिर कीजिए नफरत। ये कहते ही माया अभय के बेहद करीब आए और उसकी कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डाल दांत पीसते हुए बोली, एक चीज तो शिद्दत से निभा लीजिए ठाकुर साहब, मोहब्बत तो आप निभा नहीं पाए, कम से कम नफरत ही निभा लीजिए। और इसी के साथ माया ने एक झटके में अभय का कॉलर छोड़ दिया और बिना एक पल गवाए वहां से चली गई। तो यहाँ अभय एक जगह खड़ा रह गया था। उसमें हिम्मत नहीं हुई माया को रोकने की। उसी पल रुक्मिणी के शब्द उसके दिमाग में शोर कर गए, फ्लैशबैक।
ये उसी पल की बात है जब हॉस्पिटल में रुक्मिणी ने अभय के गालों पर तमाचा रसीद दिया था। उन्होंने बेहद गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी अभय कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। अरे फिर तुम में और उन नीच मर्दों में फर्क ही क्या रहा जो अपनी पत्नी के रहते किसी और के साथ संबंध बनाए हैं। ये सुनते ही अभय का खून खौल उठा। उसने गुस्से में एक नज़र ऋषभ पर डाली और उसे देख एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, बाहर जाओ ऋषभ। ऋषभ ने एक नज़र डरते हुए अभय को देखा और फिर वो कुछ ही पलों में बिना बहस किया वहां से बाहर चला गया। अब इस वार्ड में केवल रुक्मिणी और अभय बचे थे। अभय रुक्मिणी को देख कहा, आपको पूरी सच्चाई मालूम नहीं है दादी ठाकुर। सच्चाई चाहे जो हो अभय, पर कोई भी सच्चाई तुम्हारे किए गए पाप को काफी नहीं कर पाएगी। रुक्मिणी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कोई पाप नहीं किया है। अभय की आवाज संयमित थी। पाप नहीं किया है? हर रोज कमरे में नई लड़कियां लाते हो और कहते हो पाप नहीं किया। रुक्मिणी को बेहद क्रोध आ रहा था। नहीं दादी ठाकुर, क्या आपको सच में लगता है कि मैं कभी ऐसा करूंगा? अभय ने कहा तो इस बार रुक्मिणी खामोश हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं था कि उनका गुस्सा शांत हो गया है, बल्कि उन्होंने अभय से अपनी नजरें हटाकर दूसरी ओर घुमा ली। तो वही अभय धीरे धीरे कदमों के साथ रुक्मिणी के करीब आकर खड़ा हुआ और फिर उसने धीरे से रुक्मिणी की बाजू थाम कर उन्हें सबसे पहले बिस्तर पर बिठाया और उसके बाद उसने एक ही गहरी सांस लेकर कहा, माया के रहते मैंने कभी किसी दूसरी औरत को छुआ भी नहीं। अभय ने जैसे ही ये कहा तो रुक्मिणी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तो वहीं अभय अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसने रुक्मिणी की गोद में अपना सिर रख कहा, आप जानती हैं कि आप मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती हैं। आप पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। और माया ने तो आप पर गोली चलाई थी, भला कैसे उसे माफ कर देता। अभय सिर्फ रुक्मिणी के आगे ही कमजोर दिखता था और इस वक्त भी उनके आगे वो कमजोर ही लग रहा था। सिर्फ उनके आगे वो झुकता था और अपनी नजरें झुकाता था। रुक्मिणी का गुस्सा आप दबने लगा था अभय को अपने सामने ऐसे देख कि तभी उन्होंने कहा, तो क्या तुम उसे इतनी बड़ी सजा दोगे? हाँ, जानता हूँ सजा बड़ी है, पर गलती भी तो की है ना माया ने। अगर उस दिन मैं आपको सच में खो देता तो? सिर्फ उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से आपकी जान पर बात आ गई थी, भला मैं कैसे उसे माफ कर देता। अभय के इन शब्दों पर रुक्मिणी खामोश रह गई। कि तभी अभय ने रुक्मिणी की गोद से अपना सिर हटाया और फिर उनके चेहरे को देख कहा, उसके लिए मैंने सजा का ये रास्ता चुना क्योंकि और कोई सजा उसे कभी ना तोड़ पाती। जो कुछ अब तक उसने सहा है, अगर वो चीजें उसे कमजोर नहीं बना पाई तो भला मेरी कोई मामूली सी सजा उस पर क्या ही असर डालती। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना, क्योंकि मैं उसे एहसास दिलाना चाहता था कि जब अपनी ही मोहब्बत से नफरत करने की मजबूरी सामने आती है तो कैसा लगता है। कहकर अभय ने गहरी सांस ली और फिर वो खड़ा होते हुए दूसरी ओर पलटकर बोला, मैं सब कुछ उसी के लिए तो कर रहा था ना। दिन रात एक कर दिए थे और बदले में मैंने उसकी हकीकत मांगी, पर उसने वो भी मुझसे छिपाई और हमेशा उसी की वजह से हमारे रिश्ते दरार आई। ये कहकर अभय खामोश रह गया। कुछ समय तक उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही फैला रहा कि तभी रुक्मिणी ने कहा, वो तुम्हारी पत्नी है अभय, अगर तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो क्या दुर्दशा होगी उसकी, इस बारे में उसे कोई अंदाजा भी है? ये सुनते ही अभय ने पलटकर रुक्मिणी को देख कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन ये कुछ वक्त की तड़प जरूरी थी। नहीं अभय, तुमने ये गलत किया है। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन एक औरत तमाम दर्द, तमाम यातनाएं बर्दाश्त कर सकती है पर कभी अपने पति को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। और तुमने तो खुद उसके सामने खुद को 1000 औरतों के नाम कर दिया। न जाने कैसे देखा होगा उसने ये सब। कहते हुए रुक्मिणी की आवाज भर्रा गई और उनके शब्द सुन कहीं ना कहीं अभय को एहसास हो रहा था कि अपने गुस्से के चलते उसने कुछ तो गलत कर डाला है, बहुत गलत कर डाला है। कि तभी रुक्मिणी ने अभय से कहा, अगर तुम मेरा सच में सम्मान करते हो तो आज ही माया को सारी सच्चाई बताओगे। ये सुनते ही अभय हैरान रह गया, ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ। खत्म करो इस नफरत के घिनौने खेल को, और अगर तुम्हें सच में सजा देनी है तो उसे दो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये कहते ही रुक्मिणी की आंखों में नफरत उभर आई। रंजीत ठाकुर, और इस नाम को सुन अभय का पूरा तन बदन जल चुका था। प्रेजेंट आज अगर रुक्मिणी में अभय की आंखों से नफरत के नाम की पट्टी ना हटाई होती तो शायद बहुत देर हो जाती, और इस दरमियान ना जाने अभय और माया का रिश्ता किस मोड़ पर आ खड़ा होता। पर क्या माया को समझा पाना अभय के लिए इतना आसान होगा? जवाब तो नहीं था, लेकिन इतना तय था कि इस बार अभय ठाकुर के झुकने की बारी थी, अपनी मोहब्बत, अपनी मोहतरमा के आगे। अंडरस्को डेनमार्क, यूरोप। रात के लगभग 1 बजने को आया था। एक घर की डोरबेल बजी जिसका कुछ ही समय में दरवाजा खुला, और दरवाजा खोलने वाली महिला था जूलिया, जिसके ठीक सामने आयशा खड़ी थी, अकेली। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। हालांकि बारिश अब थम चुकी थी लेकिन उसका बदन अब भी गीला था। वही जूलिया उसे देख तुरंत फिक्र भरे लहजे में बोली, आयशा मैम, कहाँ थी आप? इतना वक्त क्यों लगा दिया आपने? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी।
एक तो बारिश की वजह से फोन भी नहीं लग रहा था ऊपर से। जूली, क्या मैं पहले अंदर आ जाऊं? आयशा ने उसे बीच में ही टोका। और अब जाकर जूलिया को होश आया कि जब से आई है तब से वो दरवाजे पर ही खड़ी होकर रह गई है। ओह सॉरी आयशा, वो फिक्र की वजह से मेरा ध्यान ही नहीं गया। आइए ना, जूलिया ने अपनी 24x7 चलती जबान के साथ कहा। खैर, आयशा अंदर आई। कुछ समय बाद उसने जूलिया की सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो बारिश की वजह से ट्रैफिक में फंस गई थी। जूलिया में मान भी ली उसकी बात। खैर, कुछ समय बाद आयशा अपने कमरे में की तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज पॉप अप हुआ। आयशा ने बेहद फुर्ती के साथ उस मैसेज को खोला और फिर फ़ोन की स्क्रीन पर अपनी नज़रें गिराते हुए वो बेहद ध्यान से उस मैसेज को पढ़ने लगी। इस वक्त ये कहना मुश्किल होगा कि उसके चेहरे पर किस तरह के एक्सप्रेशन थे, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपने फ़ोन को किनारे रख दिया और बिस्तर पर बैठकर कुछ सोचने लगी। कुछ तो ऐसा था जो शायद राज था। अगली सुबह आयशा फटाफट कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। रास्ते में उसे कैब मिली जिसमें बैठकर वो तुरंत अपने कॉलेज आई। कॉलेज जाकर वो तेज कदमों के साथ अंदर बढ़ने लगी क्योंकि वो काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसलिए फटाफट अपनी क्लास में जाना चाहती थी। ये उसका फाइनल ईयर था और इस साल उसके कॉलेज कंप्लीट होने वाले थे। साथ ही इसी साल वो 21 की होने वाली थी। यहाँ आयशा बेहद तेज कदमों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी अचानक से उसके कदम लड़खड़ा गए और वो जैसे ही गिरने को हुई उसी पल किसी ने उसे संभाल लिया। आयशा कुछ पलों तक तो एक जगह थमी रह गई, पर फिर उसने धीरे से उस शख्स से खुद को दूर किया और जैसे ही अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोनित, आयशा ने तुरंत कहा। हाँ, इस वक्त आयशा के सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि रोनित था। रोनित खन्ना, जिसकी खाल उधेड़ कर रख दी थी अरमान। अरे यार, आज भी लेट हो गई तुम। रोनित ने नीचे गिर चुके आयशा के बैग को उठाते हुए कहा। हाँ, पता नहीं कैसे लेट हो जाती हूँ, आयशा ने अपना बैग रोनित के होंठों से लेते हुए कहा। अच्छा अब चलो, हमें देर हो रही है। ये कहते ही रोनित तुरंत आयशा को वहां से ले गया। कुछ ही समय में उन दोनों की क्लासेज शुरू हो गई और एक के बाद एक क्लास खत्म होने के बाद फाइनली ब्रेक मिला। ब्रेक में वो दोनों कैंटीन आ गए। आयशा और रोनित इस वक्त एक टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। रोनित आयशा की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। आयशा का चेहरा झुका हुआ था। एक हाथ को उसने अपनी चिन पर रखा था और दूसरे हाथ से ना जाने कितनी देर से वो कॉफी मग में स्पून चलाई जा रही थी। ये देख रोनित ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, किस सोच में डूबी हूँ मैडम? ये सुनते ही आयशा को होश आया और फिर उसने एक गहरी सांस ली और रोनित की नजरों में देखने लगी। वो अब भी खामोश थी, पर थोड़ी देर बाद उसने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है रोनित। आयशा की आवाज इस वक्त बेहद सीरियस थी। क्या? रोनित की आंखें भी सिमट गईं। ये सुन आयशा ने एक गहरी सांस और तभी उसने धीरे से टेबल पर रखा रोनित का हाथ थाम लिया और फिर रोनित की आंखों में आंखें डालकर बोली, कैन वी मैरी? आयशा के मुंह से इस सवाल को सुनते ही रोनित के चेहरे के होश उड़ गए और उसे यकीन न हुआ कि आयशा सच में उससे शादी करना चाहती है। हेलो गाइस, आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए और कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।